नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात। क्या लिखा है? प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चौकित, क्या लिखा है, सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। क्या लिखा? फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। देखते क्या लिखा आगे। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि, क्या लिखा है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यह, क्या लिखा है, यदि हम द्रव्य अर्थात पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण, क्या लिखा है, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। किसको कहा? जो, जैसे हम किसी परमाणु को, क्या, किसी भी पदार्थ को क्या करें, छोटे से छोटे टुकड़े करते जाए और वह जब सबसे माइन्यूट, सबसे छोटा कण प्राप्त होता है जिसके बाद वह विभाजित ही नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को इन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक, क्या लिखा, पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। लगभग, आगे देखते हैं, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी, क्या लिखा, 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। अब देखते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे क्यों संयोग करते हैं, तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। वैज्ञानिक आतवा एवं, क्या लिखा, वैज्ञानिक आतवा क्या, इसी को लेवोजियर कहते हैं, इंग्लिश में लेवोजियर ने रासायनिक संयोजक के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो देखते हैं कौन सा पहला नियम है। रासायनिक संयोजन के नियम लेवोजियर एवं जोजेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम दिए। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, जब रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अपक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। निम्न, क्या लिखा है, निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए। जैसे कि X में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, Y में सोडियम कार्बोनेट, दूसरे में क्या है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। X एवं Y युगलों मतलब जोड़े की सूची में किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन जैसे कि 10 ml जल में तैयार कीजिए। अब लिखा है उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से
तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं वाई के विलयन को एक छोटी परखनली में लीजिए। छोटी परखनली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए, जैसे कि चित्र 3.1 में दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कॉर्क या डोरी हो गई, शंक्वाकार फ्लास्क हो गया, शंक्वाकार फ्लास्क हो गया, छोटी परखनली जिसमें हमने एक्स विलयन को लिया था छोटी परखनली में और वाई विलयन को मैंने शंक्वाकार फ्लास्क में लिया था। आगे देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। अंतर्वस्त्र युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः क्या करिए, तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुंह पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? आगे देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण। अब देखते हैं यहाँ से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं, जितना एटम का द्रव्यमान होता है, किसी एलिमेंट का द्रव्यमान होता है, उतना ही, जैसे मैंने मैंने एटम ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने H2O ले लिया। इसके बाद जब कोई प्रोडक्ट बनता है, यहाँ उत्पाद बनता है, तो जितना द्रव्यमान इधर होगा, अभिक्रिया करने के बाद प्रोडक्ट जो बनेगा उतना ही द्रव्यमान यहाँ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से जब हम यहाँ गए, यहाँ से जब क्रिया करके हम यहाँ आए तो द्रव्यमान जो था सेम था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान जो है ना ही इसका सृजन किया जा सकता है, मतलब ना ही इसमें बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। वही नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है किसी का रक्षण। द्रव्यमान के क्या हो रहा है, यहाँ भी उतना ही यहाँ भी हो, अर्थात ये क्या है, संरक्षण हो रहा है। वही परिभाषा इसकी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। अब हम देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, क्या लिखा है, लेवाइजिए अर्थात वही लेवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। इसको मैं बताता हूँ स्थिर अनुपात का नियम क्या होगा। जैसे मैंने कोई एलिमेंट लिया, माना मैंने फिर यहाँ पर H2 लिया, O लिया, फिर यहाँ कोई भी एलिमेंट XYZ ले लिया मैंने। जब हम यहाँ पर क्रिया करते हैं H2O का, माना X से हम क्रिया करते हैं, जितना ही अनुपात में मैंने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, X लिया, उतने ही अनुपात में यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितने अनुपात में मैंने यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और X लिया, उतने ही अनुपात में यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। अर्थात इनका अनुपात क्या है? स्थिर है। इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यौगिक जल में क्या लिखा है? यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? 1:8 है, 8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो क्या लिखा है? इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा
किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने क्या लिखा है? प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था। देखते हैं किस प्रकार से व्यक्त किया था और इन्होंने क्या परिभाषाएं दी थी। क्या लिखा है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब देखते हैं जॉन डाल्टन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं इनसे भी। क्या लिखा है? जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766। क्या लिखा है? जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के क्या लिखा है? जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब आगे देखते हैं वैज्ञानिकों की अगली समस्या। क्या लिखा है? वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने क्या लिखा है? अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की क्या लिखा है? डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा द्रव्यों के क्या लिखा है? ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर क्या था? आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। अब आगे पढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब आगे हम देखते हैं। परमाणु क्या होता है। व्हाट इज एटम? क्या आपने कभी क्या लिखा है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से क्या लिखा? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से क्या होता है? एक इमारत निर्मित होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी अथवा एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या है? यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फिर से हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। क्या आपने किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इस दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी एंड हिल रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु। कहने का तात्पर्य देखिए, एक मैंने मकान बनाया, मकान बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ईंट की। जब हम ईंट को जोड़ कर
जोड़ते जाते हैं तो एक कमरा बनता है। तो उस कमरे की यूनिट अर्थात इकाई क्या है? इकाई क्या हो गई? ईंट हो गई। ईंट क्या हो गई? ईंट हो गई। और पूरा कमरा, पूरा कमरा क्या हो गया? ये कमरा है, पूरा कमरा। इस पूरे कमरे को हम क्या नाम दे देंगे? द्रव्य। क्या देंगे? द्रव्य। और द्रव्य की यूनिट क्या हो गई? ईंट। अर्थात इन यूनिट से ईंट, इन यूनिट से मिलकर बना क्या? द्रव्य। ठीक, वही चीज़ लिखा है यहाँ, देखते हैं वही लिखा है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। ठीक, तो परमाणु की तुलना हम किससे कर दिए? ईंट से। और ईंट ने मिलकर, ईंटों के द्वारा मिलकर एक मकान बना, उस मकान की तुलना हमने किससे कर दिया? द्रव्य से। ठीक? आगे अब देखते हैं परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो आइए हम देखते हैं परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु क्या लिखा है? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। यहाँ देखते हैं क्या लिखा? परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। आगे देखते हैं, कुछ आकार दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु का क्या आकार है? सापेक्ष आकार में देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आकार क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर। जल अणु 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन अणु का 10⁻⁸ मीटर। रेत कण 10⁻⁴ मीटर। चींटी 10⁻³ मीटर। सेब 10⁻⁻1 मीटर। अब आगे देखते हैं, जब क्या लिखा है? जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, क्या लिखा है? जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, क्या लिखा है? चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका क्या है? प्रभाव पड़ता रहता है। हम अब क्या लिखा? अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित क्या लिखा? प्रतिबिंबों, क्या लिखा है? प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये दिखाया गया है चित्र में, देखिए 3.2 में सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब, देखिए सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिखाया गया है। अब हम देखते हैं अगला हेडिंग क्या है? विभिन्न तत्वों, क्या लिखा है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? अब हम आधुनिक प्रतीक के बारे में देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, एल्युमिनियम का L होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। उसी के बारे में हम देखते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। विशिष्ट अर्थ में किया जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, कॉपर, ये सीसा हो गया, जिसे लेड भी कहते हैं। आगे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और पारा। अब देखते हैं प्रारंभ में तत्वों के, क्या लिखा है? प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी से उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को क्या करती है? स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के, क्या लिखा है?
अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अर्थात स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। एल्यूमिनियम में पहला अक्षर ए जो है कैपिटल में और एल क्या है स्मॉल में। कोबाल्ट में सी और ओ क्या है स्मॉल में लिखा गया। अगर जो हम ऐसे लिखेंगे तो यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसलिए कोबाल्ट को सी और ओ को क्या लिखते हैं स्मॉल में लिखते हैं। आगे देखते हैं कुछ तत्वों, क्या लिखा है कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों से, क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन क्या हो गया, ये हो गया Cl, जिंक Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण के लिए लौह को क्या आयरन, आयरन का क्या है प्रतीक क्या है फेरी, एफी है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमशः नाइट्रियम, सोडियम को किससे लिया गया नाइट्रियम से, कैल्शियम से व्युत्पन्न, केलियम से व्युत्पन्न क्या है ये आपका पोटेशियम है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अब देख लेते हैं कुछ तत्व हैं जिनके प्रतीक दिए गए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम, आर्गन का Ar हो गया, बेरियम का दिया है, बोरान, ब्रोमीन, कैल्शियम का Ca हो गया, कार्बन C, क्लोरीन का C स्मॉल l, कोबाल्ट का C स्मॉल o, कॉपर का दिया है फ्लोरीन स्वर्ण अर्थात गोल्ड, हाइड्रोजन आयोडीन आयरन, सीसा मैग्नीशियम नियॉन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पोटेशियम सिलिकॉन का Si हो गया, चांदी अर्थात सिल्वर, सोडियम सल्फर यूरेनियम और जिंक। आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान। अगली हेडिंग कौन सी है परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के, क्या लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उसके अनुसार प्रत्येक तत्व, क्या लिखा है किसके अनुसार डाल्टन के अनुसार, प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली बात समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर क्या हुए अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के, क्या लिखा चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिनाई कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखा है हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए, क्या लिखा है मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु 1 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। ठीक, प्रारंभ में यहाँ देख लेते ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान के AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U अर्थात यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब, क्या लिखा है वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया, जो 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। देखते हैं 2 कारण कौन कौन से हैं।
ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक अर्थात आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में क्या लिखा है? मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या किए गए? प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि अब हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, अर्थात 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है, अर्थात तरबूज को 12 बराबर हिस्सों में काट देता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष क्या है? सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया चित्र में? देखिए, यह है तरबूज के 12 टुकड़े और इसका 12वां हिस्सा 1/12, और ये 1/12वें हिस्से से इसको क्या कर रहा है? फल को तौल रहा है। मानक भार बना लिया है इसको। आगे पढ़ते हैं। किसी तत्व के क्या लिखा? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का एक मानक द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 है परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5 और कैल्शियम का होता है 40। आगे देखते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि परमाणु जो है, कोई भी परमाणु आपस में बंध के द्वारा, बंध कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वह अपने आप को स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व का गुण प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं और परमाणु इससे क्या होते हैं? अस्तित्व में बने रहते हैं। तो आइए उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा आगे? अधिकांशतः तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। आगे पढ़ते हैं अणु क्या है। अब हम पढ़ते हैं अणु क्या है। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब देखते हैं तत्वों के गुण। क्या देखते हैं? तत्वों के गुण देखते हैं। किसी तत्व के क्या लिखा? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखते हुए ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं आर्गन को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, क्या? Ar। हीलियम को He लिख सकते हैं, लेकिन जब हमको ऑक्सीजन लिखना होगा, ऑक्सीजन को उसके प्रतीक में लिखना होगा तो सदैव हम उसको O2 में ही लिखेंगे। किसमें? O2 में लिखेंगे,
यदि हम O3 कर देते हैं तो ये हमारा फार्मूला किसका हो जाता है, ओजोन का हो जाता है। वही लिखा है यहाँ पर, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा, उदाहरण में हमने देखा था ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु अर्थात O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है, ओजोन प्राप्त होता है। अब देखते हैं किसी अणु की, क्या लिखा है, किसी अणु की संरचना में, किसी अणु संरचना में क्या लिखा है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को, किसकी संख्या को, परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ते हैं, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं की, आगे देखते हैं, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करते हैं। जैसे कि अधातु में, देखिए अधातुओं में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। अधातुओं में जैसे आर्गन क्या है, एक परमाणुक है, इसकी परमाणुकता कितनी है, एक परमाणुक है ये। हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक और क्लोरीन द्विपरमाणुक। फास्फोरस होता है चतुष्परमाणुक, कितने, चतुर्परमाणुक। सल्फर कितना होता है, बहुपरमाणुक। अब सोडियम में हम देखते हैं, धातु में जब हम देखते हैं सोडियम के कितना होता है, एक परमाणुक। आयरन एक परमाणुक, एल्यूमिनियम एक परमाणुक और कॉपर एक परमाणुक। अब हम देखते हैं आगे, देखते हैं कौन सी हेडिंग है। अगली हेडिंग हमारी है यौगिकों के गुण, क्या लिखा है, यौगिकों के अणु। क्या है, यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के, क्या लिखा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। ठीक, जैसा कि 3.4 सारणी 3.4 में कुछ दिखाया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इसको, कुछ यौगिकों के देखते हैं, ये क्या लिखा है, कुछ यौगिकों के हम गुण देखते हैं। जैसे कि जल में कौन कौन से संयुक्त तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। अमोनियम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, द्रव्यमान अनुपात कितना होता है इसका, 14:3। कहने का तात्पर्य, जैसे अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, अमोनिया। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 गुणे इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन कितना आता है, 1। तो यही हो गया, यही लिखा गया 14:3, यहाँ पर 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, 3:8। आगे देखते हैं हम, अब हम देखते हैं आयन क्या होता है। अगली हेडिंग है हमारी, आयन क्या होता है। धातु एवं आधात युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित, क्या लिखा है, ऋण आवेशित आयन को क्या कहते हैं, ऋणायन अर्थात एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन अर्थात एनायन तथा धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं, धनायन अर्थात कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन क्या है, Na+ हो गया, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह, क्या लिखा है, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम कुछ आयनिक यौगिक, जैसे कि कुछ आयनिक में हमने देखते हैं आयनिक यौगिक, संघटक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। जैसे कि कैल्शियम एवं, क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड, पूरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है आयनिक यौगिक, और इसमें कौन कौन से संघटक तत्व हैं, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात कितना हो गया, 5:2।
मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या है, मैग्नीशियम एवं सल्फर द्रव्यमान अनुपात क्या है, 3:4। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन क्या लिखा है, सोडियम और क्लोरीन क्या है, संगठक तत्व है। इनका द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा 23:35.5। अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखना, अर्थात हम लोग जानेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। जैसे आगे देखते हैं कुछ समान सरल एवं बहुपरमाणुक आयन क्या है, जैसे कि सोडियम में आपका हो जाएगा, आयन का नाम है दिया है संकेत, ठीक, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। इसी प्रकार आपका हाइड्रोजन, ये अधात्विक तत्व में क्या है, हाइड्रोजन H+ आयन, हाइड्राइड में H- हो जाएगा, क्लोरीन Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड सल्फाइड हो गया। आगे देखते हैं इसमें मैग्नीशियम में देखिए Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, कॉपर Cu2+ हो गया, एल्युमिनियम 3+ और आयरन Fe3+। अब देख लेते हैं बहुपरमाणुक आयन में क्या है, बहुपरमाणुक आयन और इनके संकेत, जैसे कि अमोनिया NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या लिखा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट में आपका CO3+2 हो गया। सल्फाइड में क्या है SO3 2- और सल्फेट में हो गया SO4 2-। फॉस्फेट में क्या है PO4 3- क्या है PO4 3-। आगे देखते हैं मानव की क्या लिखा है, मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है। अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं। क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। इसको छोड़ते हैं, आगे हम देखते हैं जो सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना होगा। तो देखते कौन कौन से नियम हैं। आयन की संयोजकता क्या लिखा है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर क्या है अधातुएं हैं तथा उन्हीं दाईं तरफ लिखते हैं। उनको क्या लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। जबकि कैल्शियम सोडियम आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। अब देखते हैं बहुपरमाणुक आयनों द्वारा क्या लिखा है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण MgOH, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या एक हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब हम देखते हैं सरल यौगिकों के सूत्र। सरल यौगिकों के सूत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु लिखते हैं। क्रॉस करके उदाहरण के लिए हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। क्या लिखा है? हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तत्व क्या दिया है? H और Cl है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती? 1 होती है और Cl की होती है 1। इसको क्रॉस करके अर्थात एक जो संयोजकता वो जो होती है, जैसे हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो Cl के पास चली जाएगी और Cl की जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, तो ये हो जाएगा HCl। ठीक, आगे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है यहाँ पर? 1, सल्फर की 2। तो सल्फर वाली संयोजकता किसके पास चली जाएगी? हाइड्रोजन के पास। और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फर के पास चली जाएगी, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और S हो गया 1, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया। अब देखते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, और किसके पास चली जाएगी? Cl के पास। Cl की कितनी है? 1, ये चली जाएगी कार्बन के पास, तो C हो गया कार्बन। और Cl के पास संयोजकता कार्बन की 4 चली गई, तो Cl कितना हो गया? Cl4, अर्थात इसको लिख सकते हैं CCl4, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखते हैं हम आगे मैग्नीशियम। क्या लिखा है? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg+2 लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा अर्थात क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। देखते हैं सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। जैसे क्या है? तत्व क्या है? Mg, इस पर आवेश कितने थे? +2 प्लस थे और Cl पर -1, तो ये जो है 2+ हो गया, Cl के पास चला जाएगा और Cl का Mg के पास, तो ये हो जाए MgCl2। अब हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों से क्या लिखा है? फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। अब देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तत्व क्या है? Al। क्या है? तत्व में है Al, अर्थात एल्युमिनियम पर आवेश कितना होता है? 3 प्लस, ऑक्सीजन पर होता है 2, तो सूत्र ऑक्सीजन के पास ये 3 चला जाएगा और 2 एल्युमिनियम के पास, तो Al2 वो 3 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड में इसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को काट देंगे तो CaO हो जाएगा। ठीक, अब बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक हम देखते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो सोडियम पर आवेश कितना होता है? +1 होता है। नाइट्रेट पे -1 होता है, तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? NaNO3। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइज। आगे देखते हैं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH है, OH का होल ट्वाइज है। क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइज है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो आपका Na हो गया और ये CO3 हो गया, अतः इसका सूत्र Na2CO3 हो गया। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। CO3 का क्या है? एक ही आयन विद्यमान है। अब देखते हैं हम अमोनियम सल्फेट में।
अमोनियम सल्फेट, इसमें क्या है देखिए सूत्र इसका प्राप्त हुआ NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो NH4 के कितने आयन हैं, 2 हैं, 2 हैं, इसीलिए इसको कोष्टक में लिखा गया है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। अब हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान। अनुभाग क्या लिखा है, अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं, इसको छोड़ते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं किसी पदार्थ का, क्या लिखा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या होता है, योग होता है। इस प्रकार यह क्या लिखा है, इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है, इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, जैसे कि उदाहरण में क्या दिया, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन का, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अतः जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2, ये हाइड्रोजन का हो गया, प्लस करके ऑक्सीजन का दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18। इसी प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल में देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल में क्या है, HNO3, हाइड्रोजन कितने, 1, N कितना, 1, ऑक्सीजन कितने, 3। तो तीनों का अलग अलग द्रव्यमान हम जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, 3, तो गुणे द्रव्यमान कितना आता है, 16। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है, योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन क्या लिखा, उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ के लिए सोडियम क्लोराइड, इकाई सूत्र इसका क्या है, NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या लिखा, NaCl में नाइट्रोजन सोडियम का कितना द्रव्यमान है, 23 दिया है। ठीक, परमाणु कितने, 1, Cl कितना परमाणु, 1 है, इसका द्रव्यमान कितना, 35.5, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 58.5 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से उदाहरण में क्या दिया है, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसमें Ca क्या लिखा है, Ca में देखिए Ca है और Cl2 है। Ca कितना परमाणु, 1 परमाणु है, Cl2 के 2 परमाणु हैं, तो Ca का द्रव्यमान होता है 40, प्लस Cl2 2 परमाणु है। ठीक, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा, 111 इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक, आगे अब देखते हैं हम, तो देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ से। किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण, क्या लिखा है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं अणुकिसी, क्या लिखा है, अणुकिसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा
संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है, जो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या लिखा है, आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन पहला क्या दिया है, क्या लिखा है, 0.24 ग्राम 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में क्या है, फिर से पढ़ते हैं, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठक का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। जैसे कि अब हम देखते हैं बोरान का, पहले हम निकालते हैं बोरान का प्रतिशत संगठन। बोरान का प्रतिशत संगठन हम जब निकालेंगे तो नमूने में क्या लिखा है, बोरान का हम लिखेंगे, नमूने बोरान की मात्रा, नमूने में यहाँ पर बोरान की मात्रा लिखेंगे, ठीक, बटे यौगिक की कुल मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बोरान की जो नमूने में मात्रा है वो लिखेंगे, और नीचे बटे में यौगिक की कुल मात्रा हो जाएगी गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए यौगिक में नमूने में जो बोरान की मात्रा वो कितना, 0.096 ग्राम है, ठीक। इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए बोरान का प्रतिशत संगठन हम निकालते हैं तो नमूने में बोरान की मात्रा कितनी है, 0.096 ग्राम अपॉन टोटल नमूने का भार कितना दिया है, मात्रा दी है कितनी, 2.04 ग्राम, ठीक, गुणे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, 40%। ये हो गया बोरान का हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या दिखा है, इसका है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की संगठन प्रतिशतता कितनी है, ऑक्सीजन की देखिए तो ऑक्सीजन क्या है, नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 0.144 ग्राम अपान टोटल नमूने की मात्रा कितनी है, 0.24 ग्राम, ठीक, गुणे 100 हो जाएगा ये आपका। तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, 60% आएगा। ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा आपका MgCl2, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड का आपका हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट का होता है आपका CuNO3 का होल ट्वाइज, ठीक। एक हो गया आपका कॉपर नाइट्रेट। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा AlCl3। उसके बाद ई पॉइंट क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बुझा हुआ चूना, निम्नलिखित और यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। जैसे कि बुझा हुआ चूना, पहले तो हमें पता होना चाहिए बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या है। तो बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज, अर्थात इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमारे विद्यमान कौन कौन से तत्व है, पहला तो हो गया कैल्शियम, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसमें 3 तत्व क्या है, विद्यमान है। अगला पॉइंट क्या है, बी पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला होता है HBr अर्थात ब्रोमीन। तो इसमें 2 ही संगठक तत्व हैं, कौन कौन से हैं, पहला हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ब्रोमीन, ठीक। अब देखते हैं इसका सी क्या है, सी पॉइंट, बेकिंग पाउडर अर्थात खाने वाला जो सोडा होता है वो होता है NaHCl
CO3, ठीक, अर्थात इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसमें हमारे जो संगठक तत्व हैं, जो इसमें इस यौगिक में विद्यमान तत्व हैं, हमारे कौन से हैं? आपका पहला हो गया सोडियम, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है कार्बन, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन हो गया। अगला देखते हैं हम पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट ये होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? आपका पहला हो गया पोटेशियम, दूसरा हो गया सल्फर, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। एथाइन क्या लिखे इसमें देखते हैं, पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। पदार्थों का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो एथाइन का हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो हम पहला निकालेंगे मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं हम? द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं? एथाइन का। ठीक, देखिए तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कार्बन C2H2 है फार्मूला, तो कार्बन कितने? 2, ठीक, गुणे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2, इसका द्रव्यमान हो गया 1, बराबर ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया यहाँ पर, प्लस 2, तो इसका आंसर आया कितना? 26 ग्राम। कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 26 ग्राम। अब देखते हैं सल्फर अणु। सल्फर अणु में कितना है? S। सल्फर का होता है द्रव्यमान संख्या होता है 32। कितनी होती है? 32 गुणे कितने अणु परमाणु हैं? 8। तो 32 और 8, 32 का गुणे 8 करेंगे तो 256 आएगा। तो मोलर द्रव्यमान कितने हो गए? 256 ग्राम। सी पॉइंट देखते हैं, फास्फोरस अणु। फास्फोरस अणु ठीक 4 P4 का दिया है। इसमें फास्फोरस का द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान का 31। तो हम मोलर द्रव्यमान जब निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान बराबर 4 गुणे 31 बराबर 4 गुणे 31 बराबर कितना आ जाएगा? ये 124 ग्राम। ठीक, अगला को क्या है? डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में और हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, तो H का 1 होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, प्लस Cl का होता है 35.5। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम मोलर द्रव्यमान आएगा। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल में। नाइट्रिक अम्ल क्या है? HNO3। H में मोलर द्रव्यमान निकालेंगे हम, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 1, प्लस नाइट्रोजन हो गया 24, प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो 3 गुणे 16, 3 गुणे, फिर से लिखते हैं यहाँ से, मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान? 1, प्लस नाइट्रोजन का 14, प्लस ऑक्सीजन का जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 3, और इसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो इसको जब हम गुणा करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 ग्राम। ठीक, तो दोस्तों आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।